हमारे बगल वाले के ही घर को तोड़ दिया जाता था और हम इसलिए एकजुट नहीं होते थे क्योंकि बगल वाले का घर ब्राह्मण का था, बगल वाले का घर यादव का था, बगल वाले का घर क्षत्रिय का था, किसी बनिए का था और हम नहीं जाते थे। हम स्वामी प्रसाद मौर्य से आप क्यों नहीं पूछती हैं, जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सनातन धर्म को गाली देता है, ब्राह्मणवाद बताता है, एक जाति को टारगेट करता है। ये जो जहर आज भी टेलीविजनों पर प्रसारित किया जा रहा है, यही जहर मुगलों ने घोला था और यही जहर अंग्रेजों ने घोला। जो हमारी बस्सियां बहनें, जो भारत की हिंदू बेटियां बहनी थी, उनके आत्मसम्मान आत्मरक्षा में किस प्रकार से नकारी सरकारों ने एकदम नकारा काम किया था और आज उत्तर प्रदेश में जो कार्य फलीभूत हो रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद तो सन 1989 में हस्तक्षेप किया है ना। लोगों के ऊपर कालिक पोत दिया गया, 370 हट गया, तमाम सड़कों की जाल बिछाई जा रही है। अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक रूप से जो विकास हो रहा है, राम मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ सड़क भारत का जो आय और व्यय था ना, सब फूंक दिया विदेशों में, IIC में फूंक दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बनेगा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज और पूर्ववत में यही हुआ था भारत के साथ, जो अब नहीं होना चाहिए। कोई नेता नहीं पैदा हुआ जो इस प्रकार से कार्य किया हो। मैं इसको कई बार, राम मंदिर इशू नहीं करता है कि किसी इलेक्शन को किसी व्यक्ति को जिताए, लेकिन जब धर्म से राजनीति होती है ना, तो निश्चित ही उस राजनीति में सार्थकता छिपी हुई होती है। ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर जब भारत राम राज्य की परिकल्पना करता है, तो राम राज्य की परिकल्पना में सभी के सुखों के साथ, सर्वमंगल कामना के साथ, विश्व के जय जयकार के साथ आगे बढ़ता है। और यह देखिए, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका समय, और वही होगा जो राम राज्य में होता था। राम राज्य की पुनर्स्थापना होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि त्रिपाठी। आप देख रहे हैं कुटुंब जागरण न्यूज। हमारे साथ है दिवाकराचार्य महाराज और एक सुखद मुलाकात पे इनसे होगी आज बातचीत, और हम इनसे बातचीत करेंगे जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उनपे जो कि प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति और योगी आदित्यनाथ सब लोग आ रहे हैं, उनपे इनका शिलान्यास के बारे में महाराज जी से बात करेंगे। तो महाराज जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही सतत 500 वर्षों का जो संघर्ष हमारे महापुरुषों पूर्वजों ने लड़ा था, अब वह सार्थक रूप से दिख रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई, 2020 में, और अब त्वरित रूप से वो दिखने लगा है। भारत के सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र मंदिर का निर्माण जो अयोध्या में तीव्र गति से चल रहा है, निश्चित ही 22 जनवरी 2024 को जब 12:30 बजे उसका उद्घाटन होगा मंदिर का, तो भारत में एक मंगलमय वातावरण होगा उस समय, और वही होगा जो राम राज्य में होता था। राम राज्य की पुनर्स्थापना होगी। जी, जैसे कि महाराज जी ने कहा कि राम राज्य की स्थापना, पुनः स्थापना होगी, तो हम महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि राम राज्य से आप क्या समझते हैं? राम राज्य के बारे में अगर आपको एक परिभाषा देना पड़े कि राम राज्य क्या था, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जो राम राज्य की परिकल्पना जब कही जाती है, तो यहाँ ना किसी तुष्टीकरण की बात होती है, ना किसी ध्रुवीकरण की बात होती है। सर्वसम्मत से और सामान्य रूप से सभी के हक और अधिकारों की बात होती है, और समान रूप से जन जागृति अधिकार जो हर व्यक्ति का है और जो हर व्यक्ति स्टैंड होके मांग सकता है, ले सकता है, उसकी स्थापना, लोक स्थापना होगी और संविधान की भी पुनर्स्थापना होगी। यहाँ जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की गई, भारत में हम आजादी के अमृत महोत्सव काल में पहुंच गए, लेकिन आज भारत में सामान्य नागरिक संहिता भी नहीं है। तो ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर जब भारत राम राज्य की परिकल्पना करता है, तो राम राज्य की परिकल्पना में सभी के सुखों के साथ, सर्वमंगल कामना के साथ, विश्व के जय जयकार के साथ आगे बढ़ता है। और यह सुखद कार्य जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो 14वें प्रधानमंत्री के रूप में जब 2014 में शपथ लिए, और उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज शपथ लिए, उसके बाद त्वरित रूप से जमीन पर दिखने लगा। ये मुझे लगता है ना कि भारत की एक बार पुनः स्वतंत्रता है, और मेरा यही मानना है कि यही राम राज्य है, और राम राज्य में भारत के राष्ट्र मंदिर का निर्माण कार्य भी अयोध्या में सुनिश्चित हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस राम राज्य में जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे? राम मंदिर इशू नहीं करता है कि किसी इलेक्शन को किसी व्यक्ति को जिताए, लेकिन जब धर्म
से राजनीति होती है ना, तो निश्चित ही उस राजनीति में सार्थकता छिपी हुई होती है। प्रधानमंत्री जी आज जिस प्रकार से भारतीय मूलभूत सनातन संस्कृति के जीर्णोद्धार में सतत कार्यरत हैं, निश्चित ही आज तक ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ भारत में, स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़कर कोई नेता नहीं पैदा हुआ जो इस प्रकार से कार्य किया हो। मैं इसको कई बार पहले भी बताया हूं कि जिस देश की राजनीतिक मापदंडों को युवा नहीं समझता है, उस देश की राजनीति बुढ़ी हो जाती है। और जिस देश का मूलभूत धर्म, मूलभूत संस्कृति और सभ्यता पर कार्य नहीं होता है, उस देश की सुरक्षा कोई संविधान नहीं कर सकता है। वह राष्ट्र धूल दूषित हो जाती है। और पूर्ववत में यही हुआ था भारत के साथ, जो अब नहीं होना चाहिए। जी, जैसे आपने कहा कि युवा अपनी संस्कृति को नहीं समझता है, मैं आप पे एक बात बोलूंगी कि जैसे अभी हमारे बीच में बहुत युवा रहते हैं और वो मतलब जैसे कि हर बार अपने स्टोरी मेंशन करेंगे कि युवा नेता, तो मुझे आपसे ये जानना है कि धर्म रक्षा में और युवा नेता में क्या फर्क है? क्या ये धर्म रक्षा और युवा नेता दोनों अलग है, या उनके जो ये माइंडसेट उनका बन गया है कि अगर हम युवा नेता हैं तो हमारी चीजें चल रही हैं, तो इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे या नहीं पड़ रहा है? पंडित जी देखिए, जैसे आपने सोसाइटी की बात की, नेताओं में दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी में हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग आते थे। और एक नेताओं में जो आजकल के नेता हैं, अचानक से नेता बन जाते हैं, कहीं इटली चले जाते हैं, कोई इटावा चले जाते हैं, और जब अचानक चुनाव आता है तो ऐसे मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह टिमटिमाते हुए निकल आते हैं। अब हमें समझने की बात यह है कि हम किन नेता उसको कहा जाता है जो लोक हितार्थ, लोक कल्याण के साथ कार्य कर रहा हो, निरंतर लोक कल्याण में अपना समर्पित जीवन समर्पित किया हो, नेता उसे कहते हैं। और नेता विद्यार्थी जीवन से संबंधित नेता नहीं होता है। नेता होता है जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित होता है, जो हर व्यक्ति से जुड़ा होता है, निचले तबके और उचले तबके हर विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति नेता होता है, जो लोक कल्याण और सर्व कल्याण की कामना से आगे बढ़ता है। मेरा मानना है कि नेता वो है। नेता के लिए किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, वो जो है समाज के कल्याण में अगर कुछ काम कर रहा है तो निश्चित ही वो नेता है। भारतीय स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए अगर वो लड़ रहा है तो वो नेता है। पंडित जी, मैं आप पे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी इससे रिलेटेड कि जैसे कि हमारे प्रिय श्री राम जी, उनको कौशल्या नंदन श्री राम बोलते हैं, और उनके अगर हम वनवास के बारे में जाने तो सिर्फ वो कैकेयी के एक वचन के कारण वो 14 वर्ष के वनवास पे गए। तो आप अभी अयोध्या की हालत देखिए, यहाँ पे अभी पूरे अयोध्या में लगभग 234 वृद्ध आश्रम है। तो क्या एक ऐसे संस्कृति को डेवलप करना, या मतलब कि सिर्फ ये कह देना कि ये राम राज्य है, क्या उनके पिता जो श्री रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जब एक अपने माँ के कहने पे पूरा 14 वर्ष वनवास चले गए, तो इतने वृद्ध आश्रमों में इतने सारे वृद्ध माता पिता, क्या ये राम राज्य असल में है? क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि यह राम राज्य की परिभाषा है हमारे यूथ के लिए? वास्तविकता तो यह है कि भारत 800 साल मुगलों का गुलाम रहा और लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा। जो हमारी संस्कृति थी वो पश्चात सभ्यता में जाके घुल मिल गई। आज हम टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया इत्यादि चीजों के माध्यम से जितने गंदे होते जा रहे हैं और जितनी पश्चात सभ्यताओं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा वृद्धाश्रम खोला जा रहा है, अनाथ आश्रम खोला जा रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार दुराचार हो रहे हैं। ये पश्चात सभ्यता की देन है। और राम राज्य की बात में जैसे आपने कहा कि भगवान श्री राम ने मां कैकेयी और अपने पिता दशरथ जी के वचनों का अनुसरण करते हुए क्षण मात्र में जिन राम का सुबह राज्याभिषेक होना था, त्रिलोकाधिपति होने वाले थे, वो राम तनिक भर में जो है राजपाट छोड़कर वनवास चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए। राम राज्य का मतलब ही यही होता है, मर्यादा में रहना, अपने जीवन को समझना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। राम राज्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम किसी की भी संस्कृति को अपना लेते हैं और अपने ही माता पिता को, जिन्होंने हमें जना और जिन्होंने हमारा लालन पालन पोषण किया, उन्हें ही हम ले जाते हैं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में रखाते हैं। तो दुर्भाग्यजनक है ये कि अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बन रहे हैं। कुछ नेताओं के जो दुर्भाग्यजनक बयान राम जन्म भूमि पर आए थे, उन नेताओं के बयान जैसे वो कह रहे थे कि राम जन्म भूमि की जगह हॉस्पिटल बना देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, केजरीवाल जैसे लोगों ने कहा अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बना देना चाहिए। ऐसे लोग अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को बंद करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि इस पर बढ़ाने की बात करते हैं। जो मंदिरें हैं उसको बंद करवाने की बात करते हैं। जब हम संस्कृति से अपने दूर भागेंगे तो ऐसे चीजों का हमें स्थापना करना ही पड़ेगा।
जी, जैसा कि आपने कहा कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनवा दिया जाता। पंडित जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ देर पहले मतलब कुछ दिन पहले जैसा कि युवा नेता और नेतागण ऐसा बयान देते थे कि मंदिर बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बता रहे हैं। तो ये जो मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बता रहे हैं, इस पे आप क्या प्रक्रिया देंगे? और दूसरी बात ये है कि जो लोग कभी कहते थे उत्तर प्रदेश में कि मुले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, और तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार जैसे जब नारायण लगते थे, तो फिर कहाँ थे? मतलब कि ऐसा जो युवा नेता आज कह रहे हैं और जिस मंदिर के ऊपर वोट लेने की कोशिश है विपक्ष का भी कि राम राम कहिए, तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष ये सही कह रहा है कि ये राम मंदिर पहले बनना था कि अभी बनना था? देखिए, जब हम सौगंध राम की खाते हैं तो तारीख भी बताते हैं और मंदिर वहीं बनाते हैं। आज मंदिर बन रहा है और आपने जिक्र किया कि मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज उनकी क्या स्थिति है, किस दशा में पहुंच गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो कोई साइकिल दौड़ा रहा है। ये सब कुछ भी काम आ नहीं रहा है, क्योंकि राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। आज उनके लिए बड़ा अच्छा और स्पष्ट जवाब है कि राम मंदिर भी बन रहा है और जो राष्ट्र की परिकल्पना थी वह भी साकार हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर राम के लिए रथ यात्रा निकाली कि मंदिर हम बनाएंगे, आज वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठ गई, जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज मुझे जो लगता है ना कि इससे अच्छा और स्पष्ट जवाब कुछ भी नहीं होगा। और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में, चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है राम जन्मभूमि, मैंने पहले भी कहा ये राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक मुद्दा। और जहां तक कि हमारे अपने आत्मसम्मान की बात थी, राम जन्मभूमि यदि ये भारत है और भारत में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, राम इस राष्ट्र के मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनका मंदिर भारत में बनेगा, ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बनेगा। तो भारत में सुनिश्चित हो पा रहा है। और ऐसे लोगों का वही 2024 में वही हाल होगा कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि जो पार्टियां अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बताया करती थी, आज वो पार्टियां मात्र दलदल रह चुकी हैं। 28 संगठनों को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बनाना पड़ा। जैसे लग रहा है कि 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने जो है बांग्लादेश का विकास किया है और पाकिस्तान का विकास किया है, कि इनको बड़े स्पष्ट रूप से एक गठबंधन बना के उसमें बताना पड़ा कि भैया हम संगठनात्मक रूप से इंडिया का विकास करेंगे। अब आप सोचिए कि इन्होंने 65 साल तक किसका विकास किया था? अरे इन्होंने भारत का जो आय और व्यय था ना, सब फूंक दिया विदेशों में, IIC में फूंक दिया। निश्चित ही अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये 9-10 वर्ष से कार्य हो रहे हैं ना, सिर्फ 9-10 वर्ष में आज दुनिया के जो है आर्थिक व्यवस्थाओं में भारत 5वें नंबर पर शुमार हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? इन सारे लोगों के ऊपर कालिक पोत दिया गया है, 370 हट गया, तमाम सड़कों की जाल बिछाई जा रही है। अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक रूप से जो विकास हो रहा है, राम मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ सड़क, शौचालय इत्यादि चीजें, सार्वजनिक चीजों के लिए, जो सार्वजनिक सुलभता के लिए दैनिक जीवन में काम आने वाले उपयोगिता चीजें हैं, उस पर काम हो रहे हैं। तो अब ये चीजें आज जनता स्वीकार कर चुकी है, इनको जनता ने ही उखाड़ फेंका है। पंडित जी, जैसा आपने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपने कहा कि वो फिर से एक बार आएंगे, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो उसके वोट के लिए, मतलब अगर राम मंदिर पहले बना होता और चुनाव बाद में हुआ होता तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री चुनाव में हार जाते? इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अगर मंदिर के पहले चुनाव हुआ होता तो वो हार जाते? देखिए, जब प्रधानमंत्री बने हैं 2014 इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव के, तब राम मंदिर नहीं बना था, तो क्या प्रधानमंत्री हार गए थे? इसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तब भी राम मंदिर नहीं बना था, तो क्या प्रधानमंत्री हार गए? और तीसरी बार राम मंदिर बन रहा है, तो ये भारतीयों का सौभाग्य है। और राम मंदिर में प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ रहे हैं 22 जनवरी को, उसके बाद चुनाव होगा, तो क्या प्रधानमंत्री हार जाएंगे? ये तो भगवान राम के अस्तित्व की बात हो जाएगी ना। प्रधानमंत्री हारने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री का जय जयकार करके जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो है घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री 2 बार बने, ये तो तीसरी बार में सुनिश्चित कर रहे हैं ना राम जन्मभूमि। इतने दिन में तो और कई मंदिरों का
बना देना चाहिए था प्रधानमंत्री। बड़ा स्लो काम किए। प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि से कोई संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक मुद्दे से बनाया जाता है। ये हमारा आध्यात्मिक मुद्दा, आत्मचिंतन था जो 500 वर्षों से चल रहा था। जब ना तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, ना ही कांग्रेस का, ना अपना दल का, ना तृणमूल का, ना कांग्रेस का, ना बसपा का, ना अन्य किसी राजनीतिक पार्टी का, ना आपका, ना साप का। यहाँ तब सिर्फ भगवान राम के लिए संघर्ष कर रहे थे। और ये नारा कोई 1989 में नहीं दिया गया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था। सतत संघर्ष 500 वर्षों से चला आया। और इस अयोध्या की धरती पर सन 1989 में दिगंबर अखाड़ा के परम पूज्य महंत सदगुरुदेव रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज जी के नेतृत्व में जो हिंदू महासभा के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष भी थे, ये वही हिंदू महासभा थी जिसमें वीर सावरकर जैसे सेनानियों ने काम किया था और उसके अध्यक्ष थे। और उन्होंने इसका नेतृत्व बेड़ा उठाया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद तो सन 1989 में हस्तक्षेप किया है ना। तो हम यहाँ राजनीतिक मुद्दा दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं लगता है। ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं है। ये हमारे आध्यात्मिक आत्मचिंतन और स्वतंत्रता का मुद्दा था जो हमने छीन लिया। हम अब अगर ऐसा कोई स्थिति परिस्थिति बनता है, मुझे नहीं पता कि आगे कुछ क्या होने वाला है, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थिति तो हमने सिर्फ यही कहा था कि हमें हमारा राम जन्मभूमि दे दीजिए, हमें हमारा जो है कृष्ण जन्माष्टमी सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र रूप से हमारा पूरा दे दीजिए, और हमें अपना काशी विश्वनाथ दे दीजिए। अगर एग्री नहीं होते हैं ना तो पूरा भारत हमारा है, पूरा भारत हमारा है। और ये हिंदुओं का देश है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये समझने की बात है, ये हिंदुस्तान है। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर का, तो क्या आपको लगता है कि ये 2024 का जो चुनाव है, इस पे धर्म जो जैसा लोग बोल रहे हैं, अभी विपक्ष भी बोल रहा है कि आप धर्म के रूप में हमसे वोट ले रहे हैं, लोगों से आप धर्म के प्रचार प्रसार से रूप ले रहे हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर का भी यही है जैसा कि राम मंदिर का था। तो आपको लगता है कि क्या ये दोनों मंदिरें बनने के बाद भी, अगर ये इन दोनों का ये पूरा हो जा रहा है, तो इसके बाद भी अगर अगला चुनाव होगा 2024 के बाद, मान लेते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या फिर से प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी आएंगे, या उनके बाद भी कोई आ सकता है? आपको क्या लगता है कि इस समय अयोध्या की क्या मांग है और अयोध्या के लोग क्या समझ रहे हैं? आपसे मैं जानना चाहूंगी। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना चाहिए, प्रधानमंत्री जी बने। इसके बाद जो हमें दिखता है प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज बड़े योग्य हैं और उनके नेतृत्व में हम सभी लोग रह रहे हैं। तो हमें पता है कि कैसा सुशासन, कैसा प्रशासन उत्तर प्रदेश देख रहा है और कैसा पूर्ववत में देखा था। कैसे बेटी जो हमारी बच्चियां बहनें, जो भारत की हिंदू बेटियां बहनें थी, उनके आत्मसम्मान आत्मरक्षा में किस प्रकार से नकारी सरकारों ने एकदम नकारा काम किया था, और आज उत्तर प्रदेश में जो कार्य फलीभूत हो रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। दूसरा सवाल आपने शुरू में जो सवाल किया था, ये दुर्भाग्यजनक सवाल है कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, जबकि स्वतंत्रता की मुद्दा है। ये भारत में जितने भी स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी सर्वोच्च बलिदानी दी, ना वो खाने के लिए और ना जमीन के लिए लड़ रहे थे, वो अपनी संस्कृति के लिए और स्वतंत्रवाद के लिए लड़ रहे थे, राइट टू स्पीच के लिए लड़ रहे थे। आज फ्रीडम राइट टू स्पीच की जो बात हो रही है ना, हम कहां कर पा रहे हैं? हम कहां कर पा रहे हैं भाई फ्रीडम टू राइट स्पीच? हम कैसे कह दे कि हमारे संविधान में जो सामान्य नागरिक संहिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, उस संविधान का पन्ना फाड़ देना चाहिए? हम ये कह सकते हैं क्या? हमारी क्षमता ही नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज भी राइट टू स्पीच नहीं है। राइट टू स्पीच के लिए हम लड़ रहे थे, और उन लोगों के साथ, उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ धोखा हुआ जब 12 बजे न्यायालय रात्रि के 12 बजे खोलकर ऐसे संविधान को लागू कर दिया गया भारत में, और उसके बाद हमने उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वीकार किया। और उस स्वीकार करने के बाद भी अगर आज भी हम अपने संस्कृति और धर्म के लिए लड़ रहे हैं और उसको कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, तो यह संपूर्ण भारत के जनमानस के लिए दुर्भाग्यजनक है। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये दुर्भाग्य का बात है, तो आप पंडित जी ये भी जानते हैं कि हमारा ये हमेशा से, आज से सनातन धर्म नहीं है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। तो मैं आपसे एक प्रश्न चाहती हूँ, ये प्रश्न कई युवाओं के मन में है कि अगर हम इतने मजबूती के साथ थे, तो आखिर हमें इतनी गुलामी क्यों झेलनी पड़ी? आज हमें श्री रामचंद्र की जन्मभूमि के लिए इतने दिनों तक संघर्ष करना पड़ा। 500 वर्षों के बाद आज राम मंदिर बन रहा है। यही काशी विश्वनाथ का मंदिर का यही हाल है। अगर हिंदुओं में इतनी एकता थी, तो ये एकता तब कहाँ गई पंडित जी, जब हम गुलामी की सरोसात आज बैठे हुए थे? बताइए।
स्वामी प्रसाद मौर्य से आप क्यों नहीं पूछती हैं, जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सनातन धर्म को गाली देता है, ब्राह्मणवाद बताता है, एक जाति को टारगेट करता है। ये जो जहर आज भी टेलीविजनों पर प्रसारित किया जा रहा है, यही जहर मुगलों ने घोला था और यही जहर अंग्रेजों ने घोला था। और हमारे बीच तुष्टीकरण का वातावरण बना के हमें विभिन्न विभिन्न जातियों में, विभिन्न विभिन्न भागों में बांटकर जो हमारी एकता थी उसको रौंद दिया गया था। और उसके बाद ऐसी स्थिति बनाई गई कि हमारे बगल वाले के ही घर को तोड़ दिया जाता था, और हम इसलिए एकजुट नहीं होते थे क्योंकि बगल वाले का घर ब्राह्मण का था, बगल वाले का घर यादव का था, बगल वाले का घर क्षत्रिय का था, किसी बनिए का था, और हम नहीं जाते थे। हमें लड़ना किस लिए था? हमें अपनी जाति के लिए लड़ना था। वो काम आज भी हो रहा है। कोई किसी प्रमुख जाति के नाम पे अपना पार्टी का नाम बना ले रहा, संगठन का नाम बना ले रहा, उस पर काम कर रहा है। इससे समाज में क्या होगा? इससे समाज में देश अलगाववाद, ये जो अलगाववाद की नीति थी पहले भी थी, आज भी है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1800 के बाद अंग्रेजों के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी को हम जब 65 वर्ष तक सरकार में रखेंगे और उनके अधीनस्थ होके हम यह स्वीकार करेंगे कि हमारा विकास हो रहा है, तो निश्चित ही हमें स्वतंत्र भारत में भी अपने संस्कृति, धर्म, राष्ट्र के लिए लड़ना ही पड़ेगा। आज हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों की पार्टी को हमें बहिष्कार करना चाहिए, दलों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। उन ऐसी पार्टियों को जो तुष्टीकरण करते हैं, जातिवाद का जहर घोलते हैं, रामचरितमानस सड़कों पर फूंक देते हैं, जो वेद, पुराण, गीता, भागवत इनको बैन कराने की बात करते हैं, मनुस्मृति को जो मनुवाद कहते हैं, ये जो मनुवाद कहते हैं, मनु अर्थात मनुष्य और वाद मतलब उनके साथ उनके समर्थन में रहना। अरे ये राक्षसवाद है क्या? इनसे सवाल करिए और पूछिए कि मनुवाद करके जो मनुस्मृति को आप बैन कराने की बात करते हो, आप राक्षसवाद हो क्या? किस बात की बात आप करते हो? तो इन सारी चीजों पर जब लगाम लगेगा तो निश्चित ही हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे सामाजिक मुद्दे सुरक्षित और सुव्यवस्थित रहेंगे और उन पे कार्य होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कहने से नहीं होगा, इसको चरितार्थ करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना ही पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये नई बात नहीं है कि सबके साथ सबका विकास। ये सारे लोगों ने कहा। अरे 65 साल तक सिर्फ इन्होंने हमको विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर आए पंचवर्षीय डोली में चढ़ाते थे, लेकिन न इनका बेरोजगारी खत्म हुआ, न इनका विकास का मुद्दा खत्म हुआ। आज भी ये उसी मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। 9 वर्ष हुआ प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी में, मात्र 9 वर्ष मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बिलबिला गई है सारी राजनीतिक पार्टियां, सभी को एक साथ आना है और एक साथ मोदी को हरा देना है, एक साथ योगी को हरा देना है। आज आवश्यकता है इन सारे लोगों को हरा देने की। 2024 में सब समाप्त हो जाएंगे। जी, जाते जाते एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी शिक्षा को लेके। जैसा कि आपको पता है कि हर जाति, हर धर्म के पास एक अपना आरक्षण है, लेकिन एक ऐसी हिंदू जाति है जिसके पास, जो लड़का ब्राह्मण से परिवार से आ रहा है, उसके पास 1% भी आरक्षण नहीं है। आप पांडे हैं, शुक्ला हैं, जो भी हैं, आपके पास आरक्षण के नाम पे 0% आरक्षण है। एक बात बताइए, आपको आरक्षण को लेके ऐसा कुछ सरकार की तरफ से नहीं बोलना चाहिए कि आखिर जब आप सबको निर्दयी को दे रहे हैं, आखिर जब आप एक कंपटीशन बीट कर रहे हैं, तो वो वहां पे आपको एक समानता चाहिए। तो आपको इसको नहीं लगता कि सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए? निश्चित ही सोचना चाहिए। ये भी एक तुष्टीकरण है, और जहां तक मुझे नॉलेज है, जो मैं आर्टिकल वगैरह में पढ़ा हूं, मुझे पता चला कि ये सिर्फ 15 साल के लिए लागू किया गया था। उसके बाद यथा स्थिति को देखते हुए कि किस प्रकार से सामाजिक स्थिति है, उसके अनुसार आरक्षण दिया जाए। आज एक तरफ जातिवाद को खत्म करने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ जातिवाद का प्रमाण पत्र ठोंककर और दूसरी तरफ आरक्षण सुनिश्चित कराया जाता है। आरक्षण समाज में वो जहर घोल रहा है जो आज भी हमारे अंदर भेदभाव की स्थिति को पैदा कर रहा है। यदि आपको जातिवाद खत्म करना है तो सबसे पहले आपको आरक्षण पर लाल पेन चलाना होगा, और आरक्षण जब तक समाज से नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों का जीवन चरितार्थ नहीं होने वाला है। उनकी योग्यता को कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया जाता है, और जो बच्चे 100 नंबर पे पास होते हैं, वही बच्चे 200 नंबर लाना पड़ता है उनको, फिर भी नहीं पास होते हैं। आरक्षण एक जहर है, इसको नकारा जाना चाहिए, इसको बैन किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए।
संपूर्ण रूप से आरक्षण देना ही है तो आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री अगर बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो आपको ये मतलब आप अपनी तरफ से ये सुझाव देना चाहेंगे या कि ये आरक्षण पे पूरा बैन लगाया जाए और आरक्षण नाम पे किसी को ना दिया जाए? एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनसे भारत का जन जन यानी कि 100 करोड़ हिंदू उसमें आस्था रखता है और वो अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकता है। जैसे आपने कहा कि मोदी जी से हम अपील करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि आरक्षण को खत्म करें। हमारे पास बहुत सारे बात हैं, लेकिन देश तो पहले भी आजाद हुआ ना भाई। 77वां अभी वर्षगांठ हमने मनाया है ना भारत का, तो भारत तो 77 वर्ष पहले आजाद हुआ था। तो आरक्षण पर तब क्यों काम नहीं हुआ 15 साल बाद? तब 370 पर क्यों काम नहीं हुआ? तब हमारी क्षमता, हमारी साक्षरता कहां तक पर रह गई थी? निश्चित ही आज ऐसा प्रधानमंत्री सुलभ और सरल हमें प्राप्त हुआ है कि राइट टू स्पीच अब हमें प्राप्त हुई है। हम अपनी बात रख सकते हैं और आरक्षण पर काम किया जाना चाहिए। अगर आपको जातिवाद का जहर घोलना है तो फिर आप आरक्षण को प्रसारित करवाइए, लेकिन यदि आरक्षण को रोकेंगे तो निश्चित ही जातिवाद पर भी रोक लगेगा और सभी लोग एक साथ आएंगे। जी धन्यवाद महाराज जी। और अभी तक हम अभी आपके साथ, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बहुत सुलभ मुलाकात थी महाराज जी के साथ, और मैं आशा करूंगी कि ऐसे ही हम छोटे छोटे भागों में आपसे मुलाकात करते रहें और विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर हम अयोध्या से आप तक बात पहुंचाते रहे, देश राष्ट्र और सभी के हितों में हम बात पहुंचाते रहे।